कोई भी व्यक्ति कहाँ पैदा होता है और किन हालातों में पलता बढ़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि वो अपने हालातों से कितना सीखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू गोला और स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम दिस इज लाइफ में, जहां पर आप पूछ सकते हैं हमसे किसी भी तरह के सवाल, किसी भी तरह के नहीं, अपनी लाइफ को रिलेट करते हुए या सक्सेस, मोटिवेशन, करियर, इन सारी चीज़ों को रिलेट करते हुए आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं और आपको आपकी बातों के बेस्ट आंसर्स यहाँ से मिलेंगे। प्रश्न पूछने के लिए आप हमें यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, द नंबर इज 9359546782। इसके अलावा आप हमें हमारे शो के दौरान, हमारे प्रोग्राम के दौरान लाइव कॉल भी कर सकते हैं। तो आज चलते हैं हम एक प्रॉब्लम की तरफ जो हमें बताई गई है किसी के द्वारा। लेकिन आज आप देखेंगे मैं हर बार अपने डिस्क्रिप्शन में वो प्रॉब्लम लिखता हूं, लेकिन आज जिन्होंने मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की है उन्होंने कहा है कि भाई मैं उनके बारे में किसी को जानकारी ना दूं। मतलब वो नहीं चाहती कि मैं उनका नाम यहाँ पे शेयर करूं। चाहती तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। चलो, तो वो नहीं चाहती कि मैं यहाँ पे उनका नाम शेयर करूँ या उनके बारे में कुछ बताऊँ, पर प्रॉब्लम थोड़ी सी बड़ी है। और प्रॉब्लम ये है कि वो, उनकी शादी कुछ टाइम पहले हुई है, मतलब 2-3 साल हो गए, लेकिन उनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा इशू हैं। स्पेशली अपने हस्बैंड की तरफ से उनको बहुत ज़्यादा इशू फील होते हैं और हालत यहाँ तक आ गई कि उनको लगता है कि उनको डाइवोर्स ले लेना चाहिए और इसी बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान है। एक छोटा बच्चा भी है उनका। तो क्या करना चाहिए, ये सवाल उन्होंने हमारे सामने रखा है। डेफिनेटली विल लुक फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आप लोग जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको भी लगता है कि वो कोई राय यहाँ पे दे सकते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और मैं चलता हूं थोड़ा सा आगे, क्योंकि मेरा काम है आपको मोटिवेट करते हुए रहना। तो एक अच्छी सी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा और उस कहानी से शायद आपको कोई बढ़िया सी सीख सीखने को मिले। लेकिन उससे पहले जरा देखते हैं, हमारे बीच में कुछ व्यूअर्स यहाँ पे आ गए और उन्होंने मुझे हेलो भी बोला, तो मेरी तरफ से भी मुझे हेलो कहना चाहिए। आयुष ने बोला है हेलो सर, हाइडी बोल रहे हैं, एंड दीपक कुमार भी बोल रहे हैं हेलो सर। हेलो एवरीवन जो भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं सभी लोगों को। राजकुमार जी हेलो, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। तो कहानी कुछ ऐसी है। कहानी एक लड़के की, यंग स्टार, आजकल का उबलता खून, खौलता खून है ना। गुस्सा नाक पे रखा रहता है लोगों के, जरा सी बात पे गुस्सा आ जाता, किसी को भी कुछ कह डालते हैं, जरा सी बात पे गुस्सा, किसी को भी कुछ बोल डालते हैं। तो आज एक ऐसी पर्सन की मैं कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था जिसको जरा सी देर में गुस्सा आ जाता था। जब गुस्सा आता था तो वो चूकता नहीं था, जिसको चाहे उसको कुछ भी सुना मारता था और लोग उससे इसी बात से डरने लग गए थे कि भाई इसको गुस्सा आ जाएगा तो ये कुछ उल्टा सीधा बोल देगा। धीरे 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 क्या हो रहा था कि लोग उससे कटने लग गए थे। हमारे बीच में लोग आते जा रहे हैं, मैं सबसे मिलूंगा यहाँ पर अपनी कहानी को कंटिन्यू करते हैं। हिरेश कौशिक कह रहे राम राम सर जी। राम राम हिरेश। इंद्रपाल सिंह गोला जी कह रहे हेलो हेलो, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगता है। सभी लोग यहाँ पर जब डेली आते हैं तो आई रियली लव यू ऑल द पीपल। तो कहानी में बता रहा था आपको एक ऐसे पर्सन की जिनको जरा सी बात पर गुस्सा आ जाता था और गुस्सा आते ही वो किसी को भी कुछ भी कह डालते थे। तो भाई जब ऐसा हुआ कि उनके गुस्से से लोगों ने उनसे कटना शुरू कर दिया, मतलब उस लड़के से कटना शुरू कर दिया, अब ज्यादा लोग उससे बात भी करना पसंद नहीं करते। तो एक दिन उस लड़के को ये रियलाइज हुआ, ये एहसास हुआ कि भाई सच में मेरा गुस्सा कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। लेकिन क्या करे, अपने गुस्से को वो छोड़ ही नहीं पा रहा। बड़ी कोशिश कर रहा पर छोड़ ही नहीं पा रहा। तो एक दिन उसने ये वाली बात जाकर अपने फादर को बोली, पापा मुझे बताइए क्या करना चाहिए, मैं इस गुस्से को छोड़ना चाहता हूं, मुझे कोई ऐसी टेक्निक बताइए जिससे मैं धीरे धीरे अपने गुस्से को कंट्रोल कर लूं। तो उसके फादर ने सोचा, और सोचने के बाद उसको कुछ कील ला कर दी, कुछ नहीं थोड़ी ज्यादा सी कील ला कर दी, कील जाते हैं नेल्स, कुछ कील ला कर दी। और एक छोटा सा बाड़ा बना हुआ था लकड़ी का उनके घर में, उसको उस बाड़े के बारे में बताया। बोले कि वो बाड़ा है, आप वहां पर जाओ और आपको काम बस इतना करना है कि जब भी आपको गुस्सा आए बस एक कील इस बाड़े में ठोक दो। लड़के ने कहा चलो तो इतना तो कर ही लेता हूं। अब जब भी लड़के को गुस्सा आता वो क्या करता है, एक कील लेता उस बाड़े में ठोक देता अच्छी तरीके से। जब भी गुस्सा आता एक कील लेता उस बाड़े में ठोक देता। ऐसे करके धीरे 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 उसकी सारी कील ठुकती जा रही थी, क्योंकि गुस्सा उसको आता रहता था। लेकिन उसको धीरे धीरे ये भी रियलाइज हो रहा था यार गुस्सा आता है और ये मैंने कमिट करा है कि ये पापा ने जो बोला है इसको मैं जरूर करूंगा। तो कील ठोकनी पड़ती है, वे फालतू की मेहनत करनी पड़ती है, इससे अच्छा तो कैसे भी करके गुस्से को कंट्रोल करें, कील ना ठोकनी पड़े। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो सब कुछ आप कर सकते हैं, पर कई बार सिचुएशंस ऐसी नहीं बनती जिसकी वजह से आप कुछ करने के लिए सोचते नहीं है।
तो यहाँ पे एक हालात ऐसे बने कि हर बार गुस्सा आने पर उसको कील ठोकनी पड़ रही थी। तो उसने अपने आप को समझाया, यार मत करा कर गुस्सा, कील ठोकनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा अवॉइड कर। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जब उसको गुस्सा आता था, वो कील ठोकता था, तो इसमें थोड़ी सी पहले तो गिरावट आई। अब वो हर बात पर गुस्सा नहीं करता था, अपने आप को समझाता था कील ठोकनी पड़ेगी, रुक जाओ, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, रुक जाओ जरा, ठीक है। लेकिन फिर भी गुस्सा तो आता ही था। धीरे 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 क्या हुआ कि जो कील ठोकने की फ्रीक्वेंसी थी उसकी, वो थोड़ी कम होती चली गई। दिन में जहां पहले 10 कील ठोकता था, अब वो दिन में 4 कील ठोक रहा है। फिर धीरे 2-2 कील हुई, फिर 1 कील पे आ गया, और एक दिन वो सारी की सारी कील खत्म हो गई। अब उसको लगा मैंने ये वाला काम तो पूरा कर दिया, अब मैं कम से कम इससे फ्री हो गया, अब पापा को जाके बताता हूं। वो गया अपने फादर के पास, बोलता पापा देखो आपने जो मुझे काम दिया था, मैंने कमिट किया था, वो मैंने कर दिया। मुझे जब भी गुस्सा आता था मैं कील ठोक देता था। पापा ने बोला बेटा क्या तुझे कम गुस्सा आता है, तूने बड़े दिन लिए कील ठोकने में? तो उसने बताया पापा क्या था कि मैं तो स्टार्टिंग में तो बहुत सारी कील ठोक रहा था, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि हर बार मुझे मेहनत करनी पड़ती है, तो मैंने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करी। तो पहले जहां दिन में 10 बार होता था, मैं थोड़ा सा अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता था, तो गुस्सा आता था लेकिन फिर भी कंट्रोल करना सीख लिया और कील ठोकने से मैं बच गया। पापा ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम थोड़ा बहुत तो कंट्रोल किया आपने। अब एक काम और आपको करना है, अब आपको जब दोबारा गुस्सा आए तो आपको क्या करना है, उस बाड़े में जितनी भी कील ठोकी हुई है उनमें से एक कील आपको उखाड़ लेनी है वापस। लड़की ने बोला यार ये बड़ी समस्या है, पहले तो कील ठुकवा दी, अब उखाड़नी है। पर फिर भी उसने पापा की बात को माना, बोले कमिट करता हूं, चलो इस काम को करूंगा। अब जब भी उसको गुस्सा आता था वो उसमें से एक कील उखाड़ लेता था। लेकिन अब क्या था कि उसने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करना सीख लिया था, तो कील जितनी जल्दी ठुक गई, मतलब मान लीजिए 10 दिन में सारी कील ठुक गई थी, लेकिन उखाड़ने में उसको करीब 1 महीना लग गया। तो यहां से एक बात तो समझ में आ गई कि गुस्सा आने की फ्रीक्वेंसी उसकी कम हो गई। जब सारी कील उखड़ गई तो उसके पापा ने उसको बुलाया, बोला बेटा सारी कील उखड़ गई, चलो तो एक चीज देखते हैं। वो उसको उसी बाड़े में लेकर गए, और जहां पे वो पूरा तख्त था, जो लकड़ी का पूरा बाड़ा बना हुआ था, उसमें उन्होंने बोला कि जरा गौर से देखो, क्या ये बाड़ा पहले जैसा ही है या इसमें कुछ बदलाव आ गया है? तो लड़के ने देखा, बोला पापा बाकी तो सब ठीक है, लेकिन जहां जहां पे मैंने कील ठोकी थी वहां पे छेद हो गए, ये थोड़ा अंतर आ गया है। पापा बोले बेटा यही बात आप रियल लाइफ में समझो जरा, कि जब जब आप गुस्सा करते हो आप अपने रिलेशंस में कील ठोक देते हो सकता है कि बाद में आप उस कील को निकाल तो लो, लेकिन वो रिश्ता वैसा नहीं रहता जैसे पहले था। उसमें एक छेद हो जाता है, उसमें कोई कमी आ जाती है, वो वैसा नहीं दिखता जैसा पहला दिखता था। अगर आप इस बात को समझ रहे हो तो समझ लीजिए कि जितना गुस्सा करते रहोगे सारे रिश्ते एक दिन बदल जाएंगे। और यही वजह है कि आज आपके साथ लोग उठते बैठते नहीं है, आपसे बातचीत नहीं करते। तो अगर आप नहीं चाहते कि लोगों के साथ आपके रिश्ते बदल जाएं, तो उस गुस्से को जितना आपने कंट्रोल कर लिया और करने की कोशिश करिए, ना कभी कोई कील गाड़िए, ना उखाड़ने की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों ये थी मेरी एक छोटी सी कहानी, और मेरी कहानी बहुत सारे लोगों को गुस्सा आता है, उनको सुन के कैसी लगी ये जरूर बताएं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा इस कहानी से। बॉस आप भले ही कील उखाड़ लीजिए लेकिन वो रिश्ता बदल जाता है। क्यों ऐसा करते हैं बॉस? बड़ी मुश्किल से तो रिश्ते बन पाते हैं इस दुनिया में, और हम एक्चुअली लोगों के बिहेवियर की वजह से उनके साथ जुड़ते हैं, और अपने बिहेवियर की वजह से अगर उनका बिहेवियर बदलते हैं, वो रिलेशन बदलते हैं, उसमें जो रियलिटी थी पहले उसको बदलते हैं, तो फिर क्या फायदा उस रिलेशन में रहने का? इससे अच्छा यही है कि उस कील को गड़ने ही ना दें, उस रिश्ते में छेद होने ही ना दें। उम्मीद करता हूं आपको मेरी कहानी बड़ी अच्छी लगी होगी, बड़ी क्या अच्छी लगी होगी, और कैसी लगी है ये बात हमें आप यहां पर लिखकर जरूर बताएं। बॉस देखो मैं आपके मैसेज का बहुत इंतजार करता हूं, आपके कमेंट्स का बहुत इंतजार करता हूं। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी और आपको जो सीख मिली इससे या कुछ सीखने को मिला, तो उसके बारे में जरूर बताएं। मैं आगे अपनी बात को बढ़ाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं। कुछ लोगों के यहाँ पे मैसेज आए हैं। हिरेश कह रहे हैं बहुत दिन हुए सर आपसे मिले हुए, आपने पहचाना? बिल्कुल हिरेश, मैंने आपको पहचान लिया। बिल्कुल, क्यों नहीं पहचानूंगा भाई, मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को पहचानता हूं, और सच में बहुत दिन हो गए, तो जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे। विजय बोल रहे हैं, विजय कह रहे हैं शादी करा देता सब गुस्सा खत्म हो जाता। माय गॉड, मुझे लगता है इनकी शादी हो गई तो सारा का सारा गुस्सा निकल गया। ऐसा लगता है कि इनकी जो वाइफ आई है ना, वो ज्यादा खतरनाक गुस्से वाली है, तो उनको देखकर इनका गुस्सा खत्म हो गया। बॉस एग्जैक्टली अगर शादी होने से गुस्से खत्म हो जाते तो फिर बात क्या थी, दुनिया में सबकी शादी करा देते। लेकिन चलिए, आपने बहुत अच्छी राय दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शिवांशी बोलिए हेलो हेलो शिवांशी। अमन बोल रहे हैं हेलो हेलो एवरीवन प्रेजेंट हियर। और चलिए बहुत अच्छा। दीपक बोल रहे हैं नाइस स्टोरी, थैंक यू सो मच। इंद्रपाल सिंह गोला जी कह रहे हैं जक्कास। राजकुमार कह रहे हैं नाइस स्टोरी। बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स भेजते हैं, आपके कमेंट्स पढ़ पढ़ के ही मेरे अंदर ना कॉन्फिडेंस आता है, और साथ ही साथ जब आप मुझे कॉल करते हैं तो कॉन्फिडेंस दुगना चौगुना हो जाता है। तो वो जरूर आप करा करें।
शिवांशी बोल रही है मुझे बहुत आता है सर। तो शिवांशी समझ लीजिए, जब भी आप गुस्सा कर रहे हैं, आप अपने रिलेशंस में एक कील ठोक दे रहे हैं। निकाल भली ले लीजिएगा, लेकिन वो रिलेशन बदल जाएगा। तो ऐसा ना करें, जैसे रिश्ते हैं उनको उन्हीं के साथ जिया जाए तो बड़े मजे आएंगे। चलिए गाइज, तो ये तो मेरी कहानी थी। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ जो हमसे किसने पूछा है। मैंने आपको बताया भी था, देयर इज अ पर्सन, देयर इज अ गर्ल, देयर इज अ लेडी। कुछ साल पहले उनकी शादी हुई, घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, स्पेशली अपने हस्बैंड की तरफ से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और हालात यहाँ तक आ गए हैं कि उनको लगता है कि उनको डाइवोर्स ले लेना चाहिए। तो मैं अपने विचार बस आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम आप कैसे लेंगे, लास्ट डिसीजन आपका होगा। पर मैं कुछ चीज़ आपसे कहना चाहूँगा। देखिए, हमारी लाइफ में वास्तव में हमें कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देती हैं? दो चीज़ें मुझे लगता है। पहली चीज़ अटैचमेंट, जिसको हम कहते हैं ना मोह, लगाव। ये अटैचमेंट हमें लाइफ टाइम प्रॉब्लम देता है। हम लोगों के साथ अटैच करते हैं, हम चीज़ों के साथ अपने आप को अटैच करते हैं, और जब वो चीज़ें हमें नहीं मिल पाती हैं तो हम थोड़े से व्याकुल होना शुरू हो जाते हैं, थोड़े से इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। और ऐसी कंडीशन में जब ये लंबा चला जाता है समय, तो फिर हमारे अंदर अग्रेशन आने लग जाता है, हमारे अंदर गुस्सा आने लग जाता है। तो पहली चीज़ कि अगर आप अपने अंदर से चीज़ों का अटैचमेंट खत्म कर दें तो आप जिंदगी में से अपने बहुत सारे दुखों को हटा देंगे। विश्वास मानिएगा, आपके ज़्यादातर दुखों का जो वजह है वो आपका अटैचमेंट है किसी भी चीज़ के साथ। मैं आपको एक छोटी सी बात बोलूंगा, ये सभी के लिए, हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में जो आया है वो जाएगा जरूर, ये हकीकत है, सबसे बड़ा अटल सत्य है। लेकिन फिर भी हम इतने अटैच हो जाते हैं कि कोई हमें अगर छोड़ के चला जाता है तो रो रो के, और कई लोगों की तो जिंदगी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है उसके बाद, अपनी लाइफ में से किसी को जाने नहीं देना चाहते। दिस इज द अटैचमेंट। ये अटल सत्य है कि जाना सभी को होगा। ऐसी करके बहुत सारी चीज़ों से हमें अटैचमेंट होता है जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। दूसरी चीज़ जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जिससे हमें बहुत दुख होता है, वो होती है एक्सपेक्टेशंस। हमारी उम्मीद है जो हम लोगों से लगाते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, हर इंसान के अपनी परिस्थितियां अलग होती हैं, अपने हालात अलग होते हैं। हम बहुत सारे लोगों से बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि लोग हमारे लिए अच्छा नहीं करना चाहते, लेकिन उनकी परिस्थितियां, उनके हालात या उनकी आदतें कई बार वो काम नहीं करने देती उनको जो हमने एक्सपेक्ट किया होता है। और जैसे वो काम नहीं होता तो हमें बुरा फील होता है, हमें बहुत बुरा महसूस होता है। हमारी एक्सपेक्टेशंस भी हमें जिंदगी भर बुरा फील कराती हैं। सो डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस आपको रखनी है तो सिर्फ अपने आप से रखें, एक्सपेक्टेशंस दूसरों से ना रखें। आपके भी दुख की वजह कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशंस और ये अटैचमेंट होंगे। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं डाइवोर्स ले लूं, तो डेफिनेटली अटैचमेंट कहीं दूर जा रहा है। लेकिन ये भी बहुत बड़ी हकीकत है कि अक्सर हम एक झूठ के साथ जीते हैं। हमें लगता है कि नहीं, हम मैनेज कर लेंगे किसी भी पर्सन के बिना या किसी चीज़ के बिना। लेकिन जब वो चीज़ हमारी दुनिया में नहीं रहती, हमारी ज़िंदगी में नहीं रहती है, या वो पर्सन जब हमारी लाइफ में नहीं रहता, तब हमें रियल वैल्यू उसकी समझ में आती है, तब हमें उसकी रियल वैल्यू महसूस होती है। तब हमें मालूम पड़ता है कि नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा अटैच था उस चीज़ के साथ या उस पर्सन के साथ। तो इतनी जल्दी कोई डिसीजन ना लें, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको रियलाइज़ हो कि नहीं, मुझे उस पर्सन की बहुत ज़्यादा वैल्यू और मुझे वो चाहिए, और तब तक शायद बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हों। सो प्लीज़ डू नॉट गो फॉर दैट कि इतनी जल्दी आप डिसीजन लें किसी से भी अलग होने का। दूसरी चीज़ बात करते हैं एक्सपेक्टेशंस को लेकर। आई जस्ट डू कंसिडर, आपने मुझे बताया था कि फाइनेंशियली भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। देखिए, अगर आप डाइवोर्स लेते हैं तो क्या होगा, आप या तो लाइफ टाइम अकेले रहेंगे, और ये पक्की बात है कि अगर लाइफ टाइम आप अकेले रहेंगे तो आप बहुत ज़्यादा कमी महसूस करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी में हमें दूसरों की ज़रूरत होती है, महसूस हमेशा होती है। एंड यू गॉट द बेबी इवन, तो आपको ज़रूरत महसूस होगी। या आप दूसरी शादी करेंगे। दूसरी शादी भी अगर आप करेंगे तो इस बात की क्या जिम्मेदारी है कि जो दूसरा पर्सन आएगा वो आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करेगा? क्या गारंटी इस बात की? क्या फिर आप वहां पे परेशान होंगे? और क्या करेंगे? क्या फिर आप डाइवोर्स लेंगे, या फिर कॉम्प्रोमाइज करेंगे, या फिर मैनेज करेंगे? और अगर आप डाइवोर्स लेंगे दोबारा से तो फिर वही चीज दोबारा निकल के आएगी। और अगर मैनेज करेंगे तो वो मैनेज आज ही क्यों नहीं कर सकते हैं? बात आती है फिर से एक्सपेक्टेशंस को लेकर। तो मैं आपको यहां पे एक बात बोलूंगा कि इस दुनिया में सफल वो इंसान हुआ है जिसने सिर्फ और सिर्फ अपने आप से उम्मीद रखी है। टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। अपनी लाइफ के लिए अपनी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, और आज ये मौका है आपके पास कि आप ले सकते हैं। क्योंकि कई बार हमारे सामने ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि हम करना भी चाहें तो बहुत कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज आपके सामने मौका है, डाइवोर्स लेने की जगह अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। और साथ ही साथ हर कोई इस दुनिया में बहुत कुछ कर सकता है। देखिए, क्या आप कुछ कर सकते हैं? क्या आप अपनी अर्निंग सोर्स क्रिएट कर सकते हैं? और 100% कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। बहुत सारी महिलाएं मैं जानता हूं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उनकी वाइफ हैं, इस समय मोबाइल के थ्रू ही
बहुत सारे प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं और अच्छी खासी इनकम जनरेट कर लेते हैं। आप ये छोटा सा काम घर बैठ के कर सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, घर पे लोगों को टीच कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आई डू नॉट नो रियली, बट मैं आपसे कहूँगा कि इंडिपेंडेंट हो जाए, अपने ऊपर डिपेंड करें, आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। जब आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, अपने ऊपर आप अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखेंगे, किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगे, अपने बच्चे को भी आप अच्छी केयर कर सकेंगे और उसके लिए उसकी ज़रूरतें भी पूरी कर सकेंगे, तो हो सकता है धीरे धीरे लोग समझने लग जाएं। और अगर ना भी समझेंगे फिर भी, तो अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने अपनी लाइफ को खुद क्रिएट करना सीख लिया है। सो मैं यही सलाह दूंगा कि अपनी लाइफ को खुद क्रिएट करने की हिम्मत अपने अंदर पैदा करें। भागना सच में किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता, उसको फेस करके ही आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ये मेरी राय थी, बाकी सारा डिसीजन आपको खुद लेना है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी राय अच्छी लगी हो और यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, अगर उनको मेरी राय अच्छी लगी हो या वो कोई राय दे सकते हैं, तो वो भी यहाँ पे जरूर बताएं। ये मैंने कुछ बताया जो मुझे अच्छा लगा, और आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप भी जरूर मुझे बताइएगा। आपके कमेंट्स थोड़े से कम होते जा रहे हैं बॉस, कमेंट्स आते रहने चाहिए। मैंने आपको एक कहानी भी सुना दी और अपना सॉल्यूशन भी दे दिया है। तो इस वक्त जो समय है वो समय हो रहा है आपके कॉल का, और अब मैं इंतजार कर रहा हूं आपके कॉल का। तब तक मैं यहां पे थोड़े से कमेंट्स पढ़ता हूं, आप जल्दी से कॉल खटखटा दीजिए, क्योंकि ये एक चीज है जिसका मैं बेसब्री से इंतजार करता हूं। हो सकता है आप मेरे प्रोग्राम का इंतजार करते हैं, पर आपके कॉल का मैं बेसब्री से इंतजार करता हूं। और यहाँ पे कुछ लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं मेरे पास। शिवांशी बोल रही हैं, सर ये स्टोरी मेरी है क्या? आई मीन शिवानी कटारा की, बिकॉज दिस इज माई सिचुएशन, प्लीज सर बताइए ये किसकी बात है? शिवांशी डेफिनेटली नॉट, ये आपका क्वेश्चन नहीं है, मुझसे किसी और ने पूछा है। लेकिन अगर ये आपकी लाइफ को रिलेट करता है तो आप भी मेरी बात को, मेरी सलाह को ले सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। बाकी डिसीजन आपका ही होगा। पर साथ ही साथ आपने नीचे कमेंट दिया, राइट सर, आई एग्री विद यू सर। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो मैं बहुत खुश हूं, और इस खुशी को थोड़ा सा और बढ़ा दिया है मेरे पास आने वाले कॉल ने। कॉल आती तो मैं खुश हो जाता हूं, मतलब मजे आ जाते हैं। तो बात करते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, मेरा नाम अंजलि शर्मा है। बताइए। मैं पूजा पाठ में बहुत विश्वास करती हूँ, लेकिन मेरे पति विश्वास नहीं करते। इसके लिए मैं क्या करूँ? अच्छा, तो आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिए, आपकी बात का मैं जल्दी से जवाब देता हूं। ये तो बड़ा कठिन सा सवाल आ गया, सारे पति पत्नियों के सवाल आ रहे हैं, मतलब निकल कर आज क्या चक्कर है। मैं पूजा पाठ में बहुत ज्यादा विश्वास करती हूं, लेकिन मेरे पति नहीं करते हैं। यार ये तो बड़ी अजीब सी बात निकल के आ गई। चले कोई बात नहीं है, जो मुझे लगता है वो मैं राय आपको दे सकता हूं। एक चीज को समझते हैं, ईश्वर क्या है। पूजा पाठ ईश्वर की करेंगे ना, तो ईश्वर क्या है जरा उसको समझते हैं। ईश्वर हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है। जैसे आपने देखा एक छोटा सा बच्चा अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ, किसी बड़े मेंबर के साथ जा रहा है कहीं पर, और अचानक से कोई पीछे से कुत्ता उत्ता भौंकना स्टार्ट कर देता है, तो जल्दी से वो बच्चा जाता है, भाग के पकड़ लेता है अपने फैमिली मेंबर को। उसको लगता है कि जो मेरे साथ बड़ा चल रहा है मैं उसको थाम लूंगा तो मुझे सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। उसको लगता है अब मैं सेफ हूं। ईश्वर भी उस बड़े की तरह हमारी जिंदगी में काम करता है। हर कोई इसको अलग अलग तरीके से जानता है, पर मैं ईश्वर को इसी तरह से मानता हूं, वो बड़ा। जब मुझे लगता है कि मैं किसी प्रॉब्लम में हूं, मैं किसी दिक्कत में हूं, तो मैं ईश्वर को याद करता हूं। और जब मैं ईश्वर को याद करता हूं तो मुझे एक सुकून मिलता है, एक साहस मिलता है, अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ जी कोई है ऊपर जो मुझे संभाल लेगा। तो ईश्वर कुछ नहीं, अगर मैं कहूं तो सिर्फ आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था का नाम है। और सबकी आस्था और सबकी श्रद्धा अलग होती है। अगर आपकी आस्था है उसको पूजने में तो पूजिए, ये आपकी आस्था है। लेकिन आपके पति अगर किसी और तरीके से ईश्वर को लेते हैं, जैसे मैं बात करूं अपनी, तो मैं भी पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं ईश्वर को मानता हूं। सुबह उठता हूं तो एक बार ईश्वर का शुक्रिया अदा जरूर करता हूं कि आपने मुझे इतनी बेहतरीन जिंदगी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी शानदार मुझे आज का दिन दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हो सकता है आपके पति ईश्वर को अलग तरीके से मानते हैं, अलग आस्था रखते हैं, तो वो उनकी आस्था है, और हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी की आस्था को बदलने की कोशिश करें। तो अगर आपकी आस्था पूजा पाठ करने में है तो आप उस काम को करिए, और आपके पति की आस्था ईश्वर को किसी और तरीके से मानने में है तो उनको उसी तरह से करने दीजिए। इसमें क्लैश करने की कोई जरूरत ही नहीं है।
मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा, आपने बात रखी भी नहीं है। लेकिन क्या आपके पति आपको पूजा पाठ करने से मना करते हैं? अगर वो मना करते हैं तो आप उनको मेरी बातें समझा सकते हैं, लेकिन अगर मना नहीं करते हैं तो आप अपना काम करिए और उनको अपना काम करने दीजिए। इसमें कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है कि उनको भी हम पूजा पाठ कराएं। उनकी आस्था को उनकी बनी रहने दीजिए, आप अपनी आस्था को अपनी बना के रखिए। उम्मीद करता हूं कि मेरा जवाब आपको अच्छा लगा होगा। और फिर से मैं बात कर रहा हूं, मैं वेट कर रहा हूं आपके कॉल का, तो कॉल करिए। और यहां पे बहुत सारे लोगों के हमारे पास फिर से मैसेज आ गए, एक बार पढ़ लेते हैं। राजकुमार कह रहे हैं, राइट, प्रॉब्लम को फेस करिए, भागिए मत। बिल्कुल मैं भी सहमत हूं इस बात से कि प्रॉब्लम को फेस करने से समाधान निकलते हैं, भागने से तो वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए वहीं की वहीं बनी रहेगी। शिवांशी बोलिए, आपको पता है सर? देखो पता तो बहुत कुछ होता है, लेकिन ये यहाँ पे मैं सवाल जिसका आता है मेरे पास मैसेज में, मैं उन्हीं के सवालों का जवाब देता हूं, या फिर आपको कॉल करना पड़ेगा अगर आपको अपने सवाल का जवाब चाहिए तो। और बोल रही है, मेरे बारे में सर आपको सब पता है, आप ही बताइए मैं क्या करूं, अब तो मैं बच्चों को भी लेकर अलग रहने लगी हूं। कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे एक बात बताई थी जो किसी और की प्रॉब्लम थी, और मैं आपसे भी ये कहूंगा कि सेल्फ डिपेंडेंट बने। प्रॉब्लम्स आएंगी, दिक्कत आएंगी, परेशानी आएंगी, क्योंकि हमने उन चीज़ों को नहीं किया है पहले। लेकिन जैसे हम करना शुरू कर देंगे तो धीरे 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 हमें अपने आप ही रास्ते मिलना शुरू हो जाते हैं। याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा कि इस दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। और दूसरी बात ये कि ये मेरी आस्था है कि मैं ईश्वर में ये विश्वास रखता हूं कि अगर उसने एक दरवाजा बंद किया है तो कोई दूसरा दरवाजा जरूर खोला होगा। कुछ लोग मेरे इस नंबर पे कॉल कर रहे हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा भाई, नंबर जिस पे आपको कॉल करना है वो नंबर है 9359546782। तो आप उस नंबर पे कॉल करिए, उससे मेरी आपसे बात होगी। ये मेरे पर्सनल नंबर कुछ लोगों के पास है, उस पर कॉल ना करें कृपया करके, धन्यवाद। सत्य प्रकाश जी कह रहे हैं, सत्य प्रकाश जी आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा आंसर दिया है सर आपने। सेम प्रॉब्लम आई फेस एवरी डे विद माई वाइफ। तो अरे हमारे पास एक कॉल आ रहा है, सत्य प्रकाश जी अभी आपसे बात करेंगे, पहले कॉल रिसीव कर लेते हैं। हेलो हेलो, आप अपना नाम बताएं, आप कहां रहते हैं ये बताएं, और साथ ही साथ अपनी बात पूछें। साहब मैं तुकाराम बोलता है महाबलेश्वर से। तुकाराम महाबलेश्वर से, मजे आ गए। या तो आप तुकाराम बोल रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, या फिर आप मेरे से मजे ले रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए जो भी आप अपनी बात कह सकते हैं। साहब मेरा प्रॉब्लम थोड़ा मोटा है। बताएं बताएं, बताइए मेरा अपनी। नाम तुकाराम है, महाबलेश्वर से बोल रहा है। तुकाराम, अपनी प्रॉब्लम पूछिए, अपना क्वेश्चन पूछिए। तुकाराम जी आप बहुत दूर है लग रहा है, अपना प्रश्न पूछिए, प्रश्न। साहब मेरा प्रॉब्लम थोड़ा मोटा है। हाँ बताइए। साहब मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। साहब हमने पूरा कोशिश किया उसको खुश रखने का, उसको अच्छा खिलाया, पर बोलता है आवाज मिल रहा है आपको? बिल्कुल आ रहा है, आप बोलते रहिए बोलते रहिए। सर मेरा प्रॉब्लम है मेरा बाइक। मैंने उसको अच्छे से अच्छा खिलाया, अच्छे से अच्छा पहनने को दिया, और उससे कहा टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। हम है ना, तो साहब उसने हमको ही टेंशन देना शुरू कर दिया। तुकाराम जी आप अपनी पूरी बात एक बार में कह दीजिए, फिर मैं आपको जवाब दूंगा। सर मैंने बताया, मैंने अपना बीवी से बोला अच्छा खाने का, अच्छा पहनने का, और टेंशन नहीं लेने का, केवल टेंशन देने का। हम है ना, तो उसने हमको ही टेंशन देना शुरू कर दिया होगा। चलिए मैं आपको जवाब देता हूं। अब आप एक काम करिए, हमारा प्रोग्राम देखिए और मैं आपसे बात करता हूं। दोस्तों बड़ा मजेदार सा सवाल आया है हमारे सामने, जिनका कहना है ये तुकाराम जी हैं और जहां से भी हैं, इनका कहना है भाई अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। उनको कहते हैं कि भाई आपके लिए जो अच्छा हो सकता है वो करेंगे, अच्छा खिलाते हैं, अच्छा पिलाते हैं, और ये चाहते हैं कि भाई टेंशन ना लें, लेकिन वो इनको ही टेंशन देना शुरू कर देती हैं। तो अगर उनकी वाइफ ये प्रोग्राम देख रही हैं तो मैं उनसे ये वाली बात बोलूंगा, और तुकाराम जी आपसे ही बोलूंगा। एक्चुअली कई बार हम ना रूट कॉज पे जाने की कोशिश नहीं करते हैं, वास्तविक प्रॉब्लम क्या है उनको उस पर जाने की कोशिश नहीं करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम अक्सर उनके ऊपर बात ना करके
इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि प्रॉब्लम आ गई है, उसने टेंशन दे दी है, तो भाई अब ठीक है, उसका दिमाग खराब है, मेरा दिमाग खराब है, और अक्सर हम बातचीत करना बंद कर देते हैं। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो एक दिन अपनी वाइफ को कहीं पे घुमाने ले जाएं, आराम से बैठ के प्यार से उनके साथ बात करिए और उनको एक ही बात समझाइए कि मुझे लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस एक चीज चाहिए आपकी तरफ से कि मैं जब भी आपसे मिलूं आपका चेहरा मुझे हंसता हुआ दिखाई पड़े। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ चीजों को आप मैनेज कर लीजिए और कुछ चीजों को मैं मैनेज कर लूंगा, बस दोनों मिलकर इस तरह से लाइफ को मैनेज कर लेंगे। आप जब भी मिलोगे मैं हंसता हुआ दिखाई पड़ूंगा और अब मैं जब भी आपको देखूं आप हंसते हुए दिखाई पड़े। ये बात बस आप उनको समझा दीजिए और ये बात उनके समझ में आ गई तो देख लीजिए जिंदगी हंसते हंसते बीत जाएगी। और आपने इतनी हिम्मत दिखाई कि सबके सामने इस बात को रखा, इस बात के लिए मैं आपको सच में बधाई देना चाहूंगा। और आपकी वाइफ अगर इस प्रोग्राम को देख रही हो तो मैं उनको भी कहना चाहूंगा भाई इस बात को समझिए। लोगों की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, दोनों को बराबर बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। अगर एक पहिया गड़बड़ा रहा है तो दूसरा अपने ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी ले ले, और दूसरा गड़बड़ा रहा है तो पहला अपने ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी ले ले, लेकिन दोनों को बैलेंस करके रखे, ठीक है। अगर इस तरह से दोनों चलना स्टार्ट कर देंगे तो लाइफ में कहीं गाड़ी डगमगाएगी नहीं। उम्मीद करता हूं इस तरह की बात अगर आप अपनी वाइफ से कहेंगे तो डेफिनेटली बहुत कुछ बदलेगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का, मतलब मुझे बहुत मजा आया आपकी बात को सुनकर। सो गाइज, ये हमारे बीच में एक बड़ा अच्छा सा प्रश्न यहाँ पे आया था और सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। द पीपल आर लाइकिंग माई प्रोग्राम। लोग मुझसे इस तरह की बात पूछ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों के भी कमेंट्स यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेता हूँ। शिवांशी बोल रही है, ओके सर मैं हर प्रॉब्लम फेस करूंगी, थैंक यू सो मच। प्रॉब्लम फेस करना ही हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। राजकुमार जी खुश हो रहे हैं। और चलिए अभी और आपकी तरफ से अगर कॉल आएंगे तो मैं आपके कॉल का वेट कर ही रहा हूं, कॉल करते रहिए, वरना मैं आगे चलता हूं और आपको एक और अच्छी सी कहानी सुनाता हूं, बढ़िया सी, ठीक है ना। बात प्रॉब्लम्स के ऊपर चल रही है ना, तो उसी चीज को लेकर कहानी हम अपनी लेकर आते हैं, ठीक है। तो एक दिन परमात्मा के ऊपर, ईश्वर के ऊपर बात हुई, प्रॉब्लम्स को लेकर बात हुई, पति पत्नियों को लेकर बात हुई, मतलब बहुत सारी बातें चली। आज तो मतलब ऐसा लग रहा है पति पत्नी स्पेशल प्रोग्राम हो गया है हमारा, ठीक है। तो आज की जो कहानी है कुछ बढ़िया सी अच्छी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूं। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक दिन एक किसान बड़ा ही परेशान होकर, गुस्सा होकर और ईश्वर की मूर्ति के सामने, जो भी भगवान को वो पूछते थे उनकी मूर्ति के सामने जाके बैठ गया और बोलता, भगवान मैं तुझसे बहुत परेशान आ गया हूं, मैं इतनी मेहनत करता हूं, खेत में जाके रात दिन काम करता हूं, पानी देता हूं, फसल को खाद देता हूं, और जब बढ़ती है तो कभी तू तूफान ला देता है, कभी तू आंधी ला देता है, कभी तू कुछ कर देता है, कभी तू कुछ कर देता है। जब फसल बर्बाद होती है मैं इतनी मेहनत करता हूं, निकलता कुछ है, मुझे बड़ा गुस्सा आता है, तू क्यों नहीं समझता मेरी परेशानी को। तो भगवान ने कहा, नहीं मैं तो सबकी परेशानी को समझता हूं। स्टोरी है भाई, समझ लीजिए मोरल। भगवान ने कहा मैं तो सबकी परेशानी को समझता हूं। किसान बोला, नहीं समझता, एक दिन तू किसान बनकर देख, तुझे मालूम पड़ जाएगा कि मेरी प्रॉब्लम क्या होती है, और मुझे भगवान बना के दिखा, जो तेरे पास ताकत है ना मुझे दे, फिर मैं तुझे बताऊंगा कि सब कुछ कितने बढ़िया तरीके से चलेगा और सारे किसान अच्छी तरीके से सब कुछ करेंगे। तो भगवान ने बोला, ठीक है भाई, मैं और भी बहुत सारे काम संभालता हूं, तू भगवान बन जा, किसानों के लिए जो जो काम भगवान को करना होता है वो सारी ताकत मैं तुझे दे रहा हूं, अब तू मैनेज कर ले। किसान बोला, ठीक है कर दो। अब भगवान ने वो सारी ताकतें जो किसान के साथ होते थे काम, उन वो सारी ताकतों का कंट्रोल किसान को दे दिया। फिर से बुआई का टाइम आया, फिर से फसल लगाई गई, फिर से किसान ने खाद पानी दिया, लेकिन अब वो सारा कंट्रोल अपने पास रखा। उसने ना तो कोई तूफान आने दिया, ना कोई बारिश होने दी, ना ओले पड़ने दिया, कुछ नहीं, बिल्कुल सही तरीके से आराम से बिना किसी चीज के फसल को उगने दिया, कोई भी बीच में प्रॉब्लम नहीं आने दी, और फसल पूरी की पूरी पककर तैयार हो गई। जितना वो लगाता था सारी की सारी फसल पक के तैयार हो गई। किसान बहुत खुश, और जाकर एक दिन जब वो गया अपनी फसल को काटने, और जैसे ही उसने फसल को काटना स्टार्ट किया, मान लीजिए गेहूं की फसल थी और उसने बालियों को निकाला, तो बालियां उसने देखी कि बिल्कुल खाली थी या बिल्कुल छोटे छोटे दाने थे, सूखे सूखे दाने पड़े हुए थे। किसान ने सारी गेहूं की फसल, जितनी फसल लगी थी सारी की सारी फसल को देख डाला, सभी में या तो दाने थे नहीं, या सूखे दाने थे, या बहुत छोटे दाने थे, बिल्कुल बेकार वाली, मतलब नो वैल्यू की फसल। किसान अपना माथा पकड़ के बैठ गया, यार अब तो मैंने सब कुछ अच्छा कर दिया, ये कैसे कर दिया, ये भगवान का काम है, जरूर भगवान ने कुछ हरकत करी है, क्योंकि उसके हाथ में नहीं रहा ना, इस चक्कर में उसने इस बार मेरे साथ गलत कर दिया। वो फिर से भगवान के पास गया और भगवान से बोला, भगवान ये बहुत गलत है, तूने मेरे साथ बहुत गलत कर दिया, मैंने पूरी मेहनत करी और इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी अपनी फसल के ऊपर, तूने मेरी फसल ही खराब कर दी। भगवान बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात का विश्वास कर, इस बार तो सारी ताकतों के कंट्रोल तेरे हाथ में थे, मैंने कुछ नहीं किया,
हकीकत में जो हुआ है वो तो नेचर है। किसान बोला कैसे? बोले देख बात सुन, जब तू अपनी फसल को बढ़ाता है और उसकी बालियां थोड़ी बड़ी होती हैं और उस समय जब तूफान आता है तो बालियां कस के जमीन को पकड़ती हैं और उसमें उसकी ताकत लगती है, और ताकत जो लगती है जमीन में से जितनी एनर्जी हो सकती है उस एनर्जी को खींचती है ताकि मैं कस के पकड़ के रखूं, और जैसे तूफान जाता है तो वो एनर्जी खींच के उसकी बालियों में आती है और बाली में जो गेहूं होता है, जो फसल होती है, वो फूल जाती है। जो आंधी तूफान आते हैं, बारिशें होती हैं, वो हर बारिश, हर आंधी, हर तूफान उन पौधों को संघर्ष करने की क्षमता देती है, और वो जो संघर्ष करने की क्षमता होती है, वो जो लड़ाई पौधे लड़ते हैं उन सारे तूफानों से, आंधियों से, तभी उनके अंदर वो ताकत आती है कि वो ताकत दुनिया में भी बांट सकें। तुमने अपनी फसल को वो ताकत लाने का मौका ही नहीं दिया। जब तक संघर्ष नहीं करेगी फसल, उसमें वो ताकत आएगी नहीं, और जब तक संघर्ष नहीं करेगा तू, तुझमें भी वो ताकत नहीं आएगी। बॉस, ये जिंदगी इस फसल की तरह है, अगर इसमें संघर्ष नहीं किए, आंधी तूफान और बारिशों को नहीं झेला, तो तुझमें वो ताकत आ ही नहीं पाएगी जिससे तू अपनी जिंदगी में सफलता पा सके। अगर उड़ना है, पंखों को फैलाना है, तो उसके लिए तुझे परिश्रम करना पड़ेगा, संघर्ष को झेलना पड़ेगा, वो सब कुछ करना पड़ेगा जो तुझे प्रॉब्लम लगता है, लेकिन वो प्रॉब्लम ही तुझे उड़ने की काबिलियत देती है। यही हर इंसान की कहानी है। जितने भी लोग यहां पे अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर आ रहे हैं, मैं उनको यही बताना चाह रहा हूं कि आप अगर गौर करो अपनी लाइफ में, तो आपकी लाइफ में जब जब बुरा टाइम आया होगा, उस प्रॉब्लम ने, उस संघर्ष ने आपको पहले से बेहतर इंसान बना दिया होगा। वो संघर्ष, वो प्रॉब्लम आपको इस दुनिया को लड़ने की क्षमता देती है, इस दुनिया में बेहतर तरीके से जीने की क्षमता देती है। बॉस, अगर ये सारी चीजें ना आई तो आप उसी फसल की तरह रह जाओगे जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कहानी आज के जितने लोग यहां पे मौजूद हैं उनको बड़ी अच्छी लगी होगी, और कहीं ना कहीं उनकी लाइफ को रिलेट भी करती है। प्रॉब्लम्स को आने दीजिए। प्रॉब्लम्स पैदा नहीं करती हैं, हमारी क्षमता जब हम उनसे हैं और उनको फेस नहीं करते, वो चीज ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो दिक्कत पैदा करती है। क्योंकि जैसे हम उनको फेस करना स्टार्ट कर देंगे, अगली बार वो चीज कभी हमारे लिए प्रॉब्लम रहेगी नहीं, और जब तक हम पीछे भागते रहेंगे, जब तक पीछे हटते रहेंगे, वो चीजें जब जब हमारे सामने आएंगी तब तक वो हमारे लिए प्रॉब्लम ही बनकर हमें दिखाई पड़ेंगी। सो फॉरगेट नाउ दिस वर्ड। हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, हाँ चैलेंज बहुत आते हैं, और चैलेंज कोई हमें देखे तो देखे, हमारा खून खोल जाता है। तो आज से प्रॉब्लम शब्द ही मिटा दीजिएगा अपनी लाइफ में, और बस एक ही बात कर लीजिएगा, चैलेंज आते हैं और दीजिए, हमें कितने चैलेंज दे सकते हो, हम तैयार हैं हर चैलेंज का सामना करने के लिए। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी जरा एक बार बता तो दीजिए। आपके बताए बिना मुझे मजे नहीं आते हैं साहब, मैं क्या करूं, आपकी बातें सुनकर ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे कुछ लोगों के बड़े सारे कमेंट्स आ रहे हैं। इंद्रपाल सिंह जी बोल रहे हैं, सर तुकाराम का नंबर दीजिए। भैया नंबर मैं किसी का पर्सनली आपको नहीं दे सकता, बोल रहे हैं बहुत बेचारा परेशान लग रहा था। नहीं, मैंने उनको समाधान दे दिया डेफिनेटली, और परिस्थितियां बस अलग अलग होती हैं, समझाने की कोशिश करें तो हर इंसान समझ जाता है। और हकीकत यह है कि कई बार शब्दों से नहीं समझता, तो हमें सिचुएशन क्रिएट करनी होती है, उसके थ्रू समझ जाता है। और तुकाराम ने आज जो सिचुएशन क्रिएट की है, मुझे पूरी उम्मीद है उनकी वाइफ जरूर समझेगी। और शिवांशी बोल रही है प्रॉब्लम हमें मजबूत बनाती है। सर बिल्कुल सही बात है, प्रॉब्लम ही हमें मजबूत बनाती हैं। और प्रियंका बोल रही है लिटरली बिल्कुल सही बात है ये। विनय शाक्य बोल रहे हैं बिल्कुल सर। आयुष गोला बोल रहे हैं वेरी नाइस। दीपक कह रहे हैं थैंक यू सर फॉर दिस स्टोरी एंड थैंक यू एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आते हैं, डेली मेरे प्रोग्राम को देखते हैं, और जब भी आप मेरे प्रोग्राम को देखते हैं मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अप्रिशिएट करने के लिए और मेरे प्रोग्राम को देखने के लिए। अब आपसे एक रिक्वेस्ट और होगी कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा, कमेंट्स करते रहिए, लाइक करते रहिए, और साथ ही साथ मेरे इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। 2-4 मिनट के बाद ही ये वीडियो मेरे पेज पर आ जाएगा, अभी तो लाइव चल रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर कर सकें, हमारे साथ शेयर कर सकें, ताकि हम उनको जवाब दे सकें, और ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी कहानियों से या मेरे इस प्रोग्राम से बेनिफिट उठा सकें। तो अगर आप ये काम करेंगे तो मैं मुझे मतलब अच्छा तो लगेगा, और आपको पहले से मैं इसके लिए शुक्रिया कर दे रहा हूं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग हियर। अब चलने का वक्त हो गया है, कल फिर इसी समय रात को 9 बजे आपसे मिलेंगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको पता है 9359546782, उस पर सीधे प्रॉब्लम्स को लिखकर भेज दीजिए, आपको सॉल्यूशन कल के प्रोग्राम में ही मिल जाएगा। या
आपके कॉल का तो मुझे हमेशा इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत अच्छी सी नींद सोइएगा, और तुकाराम जी आप भी बहुत अच्छी नींद सोइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सिया।